हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो आइए स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का लुसेंट बुक से 7वें नंबर का टॉपिक। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले मैंने अपने इस चैनल पर कंप्यूटर, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो को डाल दिया है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अम्ल के बारे में। तो अम्ल जो होता है, आपने नाम सुना होगा अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। भस्म को इंग्लिश में बेसिक या क्षार भी कहा जाता है और लवण को इंग्लिश में सॉल्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अम्ल की। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अम्ल के ऊपर। एसिड, व्हाट इज एसिड? तो अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में रहता है। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अम्ल जो होता है यह जल में घुलने पर H+ आयन देता है और अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और जब हम इसे किसी भी विलयन में मिलाते हैं और उस विलयन में हमें अम्ल की जांच करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो लिटमस पेपर जो होते हैं स्टूडेंट्स मैक्सिमम रूप से 2 कलर के होते हैं। मुख्य रूप से लाल लिटमस होता है और नीला लिटमस होता है। तो एसिड की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम किसी नीले लिटमस के ऊपर अम्ल को डालते हैं तो नीला लिटमस जो होता है वो लाल रंग में बदल जाता है, मतलब कि अम्ल की उपस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो अम्ल के बारे में बहुत सारी यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन यानी H+ आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन की जितनी ज़्यादा सांद्रता होती है किसी भी अम्ल का pH मान उतना ही कम होता है। यानी कि अम्ल की पहचान होती है दोस्तों कि अम्ल का pH मान जो होता है वो कम होता है। तो pH मान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, A7B वाली ट्रिक। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि A7B मतलब कि अगर 7 अगर आपके विलयन का pH मान है, मतलब कि आपका विलयन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही आपका pH मान लेस होते जाता है 7 से, तो आपका जो विलयन है वो अम्लीय होते जाता है, एसिडिक होता जाता है। लेकिन अगर आपके विलयन का pH 7 से बढ़ता है तो आपका विलयन बेसिक यानी कि क्षारीय होता जाता है। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं बुक से। तो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिनके अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। इट मीन्स वी कैन से दैट इन सिंपली वर्ड्स द एसिड इज दैट कंपाउंड which are gives us H+ आयन by soluting in water। मतलब कि जल में घुलकर कोई भी यौगिक जब H+ आयन देता है तो वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। इसके बाद में एसिड से रिलेटेड एक और थ्योरी आई स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बात करूंगा ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी के बारे में। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, तो क्या थी ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी के बारे में? तो इन्होंने यह बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है मतलब कि H+ आयन को देने की क्षमता रखता है। तो ऐसे यौगिक जो होते हैं जो H+ आयन देने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं अम्ल के बारे में। तो अम्ल के ऊपर में एक और थ्योरी आई थी जो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि दोस्तों या फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्षार जो होते हैं वे स्वाद में कड़वे होते हैं
और क्षार की विशेषता ये होती है कि ये जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं क्षार के बारे में। तो क्षार के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। और क्षार के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, लेकिन क्षार के बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट्स की अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी अम्लों की मैं बात करूं तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे मैंगो, ग्रेप्स और इमली, इन सभी में अम्ल पाए जाते हैं। मतलब कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अलावा अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा लिटमस के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट्स। लिटमस जो होता है वो एक प्रकार का इंडिकेटर होता है या सूचक होता है। और सूचक जो होते हैं वे ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाने वाले पदार्थों को सूचक कहा जाता है। एंड फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर या सूचक। सूचक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, और तीसरे होते हैं गंधीय सूचक। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको प्राकृतिक सूचक के बारे में बताता हूं, नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर जो होते हैं ये पौधे से प्राप्त होते हैं। इट्स एक्वायर्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो जैसे कि मैं बात करूंगा लिटमस की। लिटमस जो होता है दोस्तों ये बहुत ही मोस्टली फेमस इंडिकेटर होता है जो कि अम्ल की उपस्थिति में लाल हो जाता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है, और क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसी तरह जो हल्दी होती है दोस्तों, जो टर्मरिक होती है, यह भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा संश्लेषित या कृत्रिम सूचक के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि कृत्रिम सूचक क्या होता है। तो कृत्रिम सूचक जो होता है जो रासायनिक विधियों के द्वारा लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे मैं बात करूं फिनोल्फ्थेलिन की, तो यह जो होता है यह भी एक प्रकार का संश्लेषित या आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। इसके अलावा मेथिल ऑरेंज। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों गंधीय सूचक के ऊपर। तो गंधीय सूचक जो होते हैं गंधीय सूचक जो होते हैं दोस्तों ये एक प्रकार के ऐसे सूचक होते हैं जो पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल देते हैं। तो जिससे क्या होता है पता चल जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप ड्रिंक करके अल्कोहल या वाइन पी करके गाड़ी चलाते हैं और पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं तो वो इसी गंधीय सूचक के माध्यम से आपकी टेस्टिंग करते हैं और पता लगा लेते हैं कि आपने ड्रिंक की है और कितनी की है। तो उसके आधार पर फिर आपका चालान कट जाता है और आपकी लग जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको अम्लों के उपयोग के बारे में। तो अम्लों के उपयोग क्या होते हैं। तो व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ एसिड। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा खाने के काम में। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लड़कियों का बहुत खट्टा खाने का मन करता है क्योंकि उन्हें खट्टी चीजें बहुत पसंद होती है। पता नहीं क्यों होती है, इस पे अभी वैज्ञानिक शोध करने लगता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि खट्टी चीजें जो होती है वो सारी अम्ल की उपस्थिति को दर्शाती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे खाने के काम में, तो जैसे खट्टा दूध जो होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि दूध जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए दूध फट जाता है या खट्टा हो जाता है। और सिरका और अचार में भी एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर मतलब कि आपके थम्स अप वगैरह। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों अंगूर जो होता है इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा सेब जो होता है इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। और नींबू और नारंगी यानी कि अटर्रा, जिसको कि बालाघाट की लैंग्वेज में अटर्रा बोलते हैं, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेकिंग पाउडर बनाने में भी टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और आपके खाना पचाने में भी HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो
दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो मुंह होता है उसमें लार पाई जाती है, और लार जो होती है वो क्षारीय होती है, जो हमारे भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करती है। लेकिन हमारे आमाशय में HCl अम्ल का सेक्रेशन होता है, जो कि हमारे भोजन में प्रोटीन और अन्य इंग्रेडिएंट्स को पचाने में मदद करता है। तो HCl अम्ल जो होता है इसका स्रावण हमारे शरीर के आमाशय की आंतरिक दीवार में स्थित ई कोलाई के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारे आमाशय में HCl अम्ल का स्रावण होता है, जो भोजन को पचाने में यूज होता है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। मतलब कि अगर आपके सोने और चांदी में मिलावट की गई है तो नाइट्रिक एसिड की सहायता से आप जो है उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए यानी गैल्वेनाइजेशन से पहले लोहे को साफ करने के लिए, जंग को हटाने के लिए किन अम्लों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4 और नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है HNO3। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इस नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों जो होते हैं ये काफी प्रबल अम्ल होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनका यूज जो है लोहे के ऊपर लगी जंग को हटाने के लिए किया जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग जो है लोहे का गैल्वेनाइजेशन क्यों करते हैं। लोहे का गैल्वेनाइजेशन इसलिए किया जाता है जिससे कि वो जंग रोधी हो जाता है, जिससे कि उससे जंग जल्दी नहीं लगता और लोहे के उपकरण जल्दी खराब नहीं होते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये सेब में भी पाया जाता है। मैंने आपको बताया है कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये काय में पाया जाता है, सेब में भी पाया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि फोटोग्राफी जो होती है, फोटोग्राफी में बहुत सारे कार्बनिक एसिडों का यूज किया जाता है और बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का यूज किया जाता है। तो अब इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे प्रबल अम्ल की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, HNO3 माइनस नाइट्रेट आयन होता है। जब उसमें H+ जुड़ जाता है तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। और जो आपका नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं ये दोनों एसिड जो होते हैं और H2SO4 ये सभी प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो एसिडिक एसिड होता है और नाइट्रस अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH ये जो एसिड होते हैं ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको अम्लराज या एक्वारेजिया या अम्लराज के बारे में बताऊंगा या तेजाब के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों तेजाब क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है तो उसे एसिड अटैक कहा जाता है। तो एसिड अटैक के बारे में जो एसिड अटैक किया जाता है वो उसी टाइप से रिलेटेड है ये। तो अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होता है, तो यह 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है जो सोना एवं प्लेटिनम को भी गलाने में समर्थ होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व में जो सबसे महंगी धातु है वो सोना है और प्लेटिनम जो है ये सबसे ज्यादा अच्छी धातु होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का एक और नाम जो होता है वो म्यूरिएटिक अम्ल या खनिज अम्ल भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो नए वर्ड आए हैं कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब अम्ल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो ऐसे अम्ल को कॉन्सेंट्रेट एसिड या सांद्र अम्ल कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब किसी एसिड में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और अम्ल का परसेंटेज कम होता है तो ऐसे एसिड को तनु अम्ल कहा जाता है, या उसे हम बोल सकते हैं कि उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा तो जो डाइल्यूट एसिड होता है दोस्तों उसमें क्या होता है कि पानी की मात्रा ज्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। तो आइए दोस्तों अब आगे हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल पे। तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो होता है दोस्तों ये में कांच जो होता है वो घुलनशील होता है, मतलब कि
कांच जो होता है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में घुल जाता है। इसके अलावा जो बेंजोइक अम्ल होता है इसका उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। इसके बाद मैं अब आपको क्षार यानी बेस के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहे, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देने वाला हूं जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो व्हाट इज बेस या व्हाट इज बेस, तो मैं आपको बता दूं कि क्षार या भस्म एक ऐसा यौगिक होता है जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्म या बेस या क्षार कहलाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए एक एडिशनल फैक्ट बता दूं दोस्तों कि क्षार जो होता है इसका जलीय विलयन बनाने पर ये OH- आयन देता है। इसके अलावा बॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद वो OH- आयन देता है। और OH- आयन की जितनी ज्यादा सांद्रता होती है विलयन का pH मान उतना बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान कर माइनस आयन बनाने की OH- आयन बनाने की क्षमता होती है क्षार या भस्म कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्षार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर बेसिकली बेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्षार के प्रकार। तो दोस्तों क्षार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जल में विलीय क्षार और जल में अविलेय क्षार। तो जल में विलेय क्षार जो होते हैं, ऐसे क्षार जो जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय क्षार कहलाते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, यानी कि अगर किसी विलयन में क्षार की उपस्थिति है दोस्तों, तो अगर आप नीला लिटमस पर उस क्षार युक्त विलयन को डालोगे तो वो नीला लिटमस आपका क्षार हो जाता है। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होता है उसे अगर आप लाल लिटमस पर डालते हैं तो वह नीला हो जाता है, जो क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जल में अविलेय क्षार या भस्म क्या होते हैं। तो ऐसे क्षार जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते, जल में अविलेय क्षार कहलाते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कॉपर क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। तो ये सारे जो यौगिक होते हैं दोस्तों, ये सारे जो क्षार होते हैं, ये सभी जो होते हैं ये जल में अविलेय क्षार होते हैं। मतलब कि ये अन्य गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन ये अम्ल के साथ क्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। तो कुछ प्रमुख क्षार के उपयोगों को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो कुछ प्रमुख क्षारों के नाम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना, अनबुझा चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है अनबुझे चूने का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों जब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक प्रवाहित करते हैं तो विलयन का रंग दुधिया हो जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि विलयन का रंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्रभावित करने पर विलयन का रंग दुधिया क्यों हो जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि चूने का सूत्र होता है, और विलयन का रंग दुधिया हो जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि घरों में चूना पोतने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। गारा व प्लास्टर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम क्लोराइड यानी कि दोस्तों जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा जल को मृदु बनाने में यानी कि कठोर जल को साफ करने में या जल की अशुद्धता को दूर करने के लिए भी हम लोग क्षार का यूज करते हैं। इसके अलावा अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, यानी कि दोस्तों अगर आपके हाथ में नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाता है और आपका हाथ जल जाता है तो आप जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल करके उस एसिड को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल या उदासीन कर सकते हैं, और उससे धुल करके आप जो है मरहम पट्टी करके
क्षार का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपके हाथ को एसिड से अगर जल जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर आप मरहम पट्टी करने के लिए क्षार का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अम्ल जो होता है वो क्षार को निष्क्रिय करता है और क्षार जो होता है वो अम्ल को निष्क्रिय करता है, और अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और पानी बनते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लाइक एज बेस, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का क्या यूज होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोलियम साफ करने के लिए, यानी पेट्रोलियम से अशुद्धियों को दूर करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दवा बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। कपड़ा व कागज बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका उपयोग कपड़ा और कागज बनाने में किया जाता है, और कारखानों को साफ करने के लिए और ग्रीस को साफ करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है या किस यौगिक को कहा जाता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र जो होता है वो MgOH होल स्क्वायर ट्वाइस होता है, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। यह एक ऐसा यौगिक होता है दोस्तों जो मैग्नीशियम का दूध होता है। आगे बढ़ते हैं, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करूंगा लवण की, वह मतलब कि सॉल्ट की। तो सॉल्ट की क्या विशेषता होती है। तो दोस्तों अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद को लवण कहा जाता है। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो कि एक प्रबल क्षार होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। इसके बाद में मैं आपको कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और इस साधारण लवण का यूज किस काम में किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का उपयोग खाने के रूप में यानी कि स्वाद के रूप में टेस्ट के लिए किया जाता है। इसके अलावा अचार के परिरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ पिकल्स के लिए इसका यूज वाइडली किया जाता है, यानी कि द यूज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पिकल्स इज वाइडली यूज्ड ऑफ साल्ट NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, खाने का सोडा भी एक प्रकार का लवण होता है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 होता है। यहाँ पे H का मतलब बाई होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है यह पेट की अम्लीयता को दूर करने और अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या यूज होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का जब विघटन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और ये बिजली और इलेक्ट्रिक सर्किट में लगी हुई आगों को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट के बारे में। तो धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 10H2O होता है दोस्तों। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है या धावन सोडा जो होता है इसका प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। यह बहुत ही ज़्यादा तेज एसिड होता है दोस्तों। अगर आपके चेहरे पर मसा हो जाता है या आपकी दाढ़ी में मसा हो जाता है तो आप जो है धोने का सोडा और साथ में चूना मिलाकर उस पर लगा दीजिए, लेकिन आपको सिर्फ मसे पर लगाना है और उसे 2 मिनट के अंदर धो लीजिए तो आपका मसा निकल जाता है। इतना तेज और यूजफुल लवण होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैं आपको, ये तो घरेलू नुस्खा है दोस्तों, आप इसे चिकित्सक की सलाह पर ही यूज करें, डिस्क्लेमर। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं,
थोड़ा सा कास्टिक सोडा के बारे में बता देता हूँ। कास्टिक सोडा जो होता है दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह एक प्रबल अम्ल होता है। इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। तो अपमार्जक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं पोटेशियम नाइट्रेट पे। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है यह एक प्रकार का लवण होता है। इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़ के। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल अम्ल होता है। इसका उपयोग अपमार्जक यानी कि अपमार्जक के लिए किया जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है ये एक प्रकार का लवण होता है। इसका उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस लवण का यूज बारूद बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बम फटाका यानी बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं पीएच स्केल के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पहले ही बता दिया है कि पीएच स्केल की ट्रिक जो होती है A7B होती है, यानी कि अगर आपका पीएच मान 7 से कम होता है तो आपका जो विलियन होता है वो एसिडिक होता है, और अगर आपका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो आपका विलियन बेसिक होता है यानी क्षार होता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि 7 जो पीएच होता है ये जल का पीएच होता है, यानी कि जल जो होता है वो उदासीन होता है। तो डिस्कस करते हैं पीएच मान पे। पीएच स्केल जो होता है दोस्तों, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को रिप्रेजेंट करने के लिए पीएच मापदंड का यूज किया जाता है। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है, और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे समुद्री जल की मैं बात करूं तो इसका पीएच मान 8.4 होता है, यानी कि जो समुद्री जल होता है वो क्षारीय होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो रक्त होता है, आपका जो ब्लड होता है, उसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी जो लार होती है इसका पीएच मान 6.5 होता है, यानी आपकी जो लार होती है वो क्षारीय होता है। आपका मुंह का जो पीएच होता है दोस्तों वो क्या होता है 6.5 होता है। लेकिन आपके आमाशय का पीएच जो होता है दोस्तों, आपका जो लार होती है दोस्तों वो अम्लीय होती है, थोड़ी अम्लीय होती है। और पीएच जो आपका आमाशय होता है वहां पर पूरा HCl अम्ल पाया जाता है, वहां तो पूरा ही अम्लीय होता है। इसके अलावा दूध का पीएच 6.4 होता है, मूत्र का पीएच 6 होता है, यानी कि मूत्र का पीएच 6 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा शराब का जो पीएच होता है इसका मान जो होता है 2.8 होता है। इसीलिए जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनका पता लगाने के लिए हम लोग गंधीय सूचक का यूज करते हैं। इसके अलावा जो सिरका होता है दोस्तों उसका पीएच मान 2.4 होता है, और नींबू का पीएच जो होता है वो 2.2 होता है। तो ये सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस टेबल को आपको बिल्कुल रट डालना है, घोट डालना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि पीएच मान जो होता है, तो पीएच मान की जो खोज है वो सोरेनसेन ने 1909 में किया था। इसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर जो होता है वो 7.0 यानी उदासीन से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है दोस्तों तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी जैसे कि SO2 और CO2 और NO2 जैसी गैसों का बहुत ज़्यादा मात्रा में वायु प्रदूषण पाया जाता है। और जब जल पानी के रूप में बरसता है तो ये गैसें पानी के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक अम्ल के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है, जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। और ऐसी वर्षा को एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहा जाता है दोस्तों। अम्ल वर्षा जो होती है यह बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। यह जैसे मैं बात करूँ ताजमहल की, तो ताजमहल के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि लखनऊ में बहुत ज़्यादा पुराने और हेवी वाहनों को चलने पर मनाही है, क्योंकि वहाँ पर अगर अम्ल वर्षा होगी तो ताजमहल का कलर बदल सकता है दोस्तों। जो सफेद संगमरमर है वो पीला संगमरमर बन जाएगा, तो ताजमहल की भव्यता और उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारे देश के पर्यटन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रिक्टली बैन करके रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। जैसे कि अगर SO2 गैस है वातावरण में और वो जल से क्रिया करती है तो ये क्या बना लेती है, H2SO4 बना लेती है। इसके अलावा दोस्तों जब CO2 गैस जो होती है ये जब पानी से क्रिया करती है तो ये क्या बना लेती है, H2CO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड कार्बनिक अम्ल बना लेती है। इसके अलावा दोस्तों जब NO2 जो होती है ये H2O से क्रिया करती है तो ये हमारे साथ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बना लेती है। तो इस तरह से एसिड रेन परफॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पीएच मान के परिवर्तन के कारण दंत क्षय भी होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दांतों का इनेमल यानी कि शरीर का सबसे कठोर भाग कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच यदि 5.5 से कम हो जाता है, यानी कि हम जब ज्यादा दारू पीते हैं तो हमारे दांत भी गलने लगते हैं। तो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार प्रक्रिया एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर किया जाता है दोस्तों। इसे ही गंध आधारित सूचक यानी कि गंध आधारित सूचक कहा जाता है। तो दोस्तों अम्ल और क्षार के ऊपर मैंने आपको ये वीडियो दिया। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में अम्ल और क्षार के बीच में अंतर भी पूछा जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि अम्ल और क्षार के बीच में बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अम्ल जो होता है इसका स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल जो होते हैं ये जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं और क्षार जो है वो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अम्लों का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों अम्ल जो होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन जो क्षार होते हैं दोस्तों ये जो होते हैं, क्षार जो होते हैं ये धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, वैसे ही दोस्तों क्षार भी जो है धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जो कि हाइड्रोजन गैस के परीक्षण में हम जब जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो वो बीप की आवाज के साथ भपके के साथ जलने लगता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो होती है वो जलती है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। तो अम्ल, भस्म एवं लवण का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। मैं था आपका दोस्त इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूंगा। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक विलियन यानी सॉल्यूशन पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।